व्यूअर्स, कल पाकिस्तान अपनी कैंपेन का दूसरा मैच यूएसए के अगेंस्ट खेलने जा रहा है और इस मैच की बड़ी हाइप है। और स्पेशली जिस तरीके से 2024 में यूएसए ने अपने पहले ही मैच में यानी कि पाकिस्तान के साथ जो खेला और बड़ी ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। और उसके बाद अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें, जो उनकी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ हुआ, नंबर 1 साइड के अगेंस्ट जिस तरीके से इंडिया का बैटिंग पावर हाउस स्ट्रगल किया उनकी बॉलिंग के सामने, तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी बॉलिंग बड़ी यानी कि अच्छी बॉलिंग है, जो कि किसी भी बैटिंग लाइन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग को देखें तो टॉप 3 के बाद जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है, उसमें ज़्यादातर लड़के स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या पाकिस्तान कल के मैच में अपनी कुछ बैटिंग में चेंजिंग्स करने जा रहा है या बॉलिंग में कुछ चेंजिंग्स करने जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी किस्म का पैनिक बटन ऑन करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के यही हैं, एक आधा चेंज आप करना चाहेंगे तो ज़ाहिर है बाबर आजम की जगह आप फ़खर जमान को इन कर सकते हैं, और वो भी मेरा ख्याल है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी एक ही मैच खेला गया है। इन्हीं लड़कों को बैक करना चाहिए। गलती हुई है जिसकी मैं समझता हूं कि ये ओवरकम करेंगे और अगले मैच में जो यूएसए के खिलाफ है ये बेहतर परफॉर्म करके देंगे। अगर आप एक दफ़ा आपका पैनिक बटन ऑन हो गया और आप एक मैच के बाद ही लड़कों को तब्दील करने लगे, तो फिर हर मैच के बाद आपको यही लगेगा कि इस सिचुएशन में इसको नहीं, इसको खिला लेना चाहिए। तो आप एक 11 अपनी फाइनल नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल से जो प्लेइंग 11 उतारी थी ये बेहतर थी। एक स्पिनर अगर आप मजीद ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, उसकी भी कोई खातिर खास ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 स्पिनर प्रॉपर मौजूद हैं। इसके अलावा साइम अयूब एक फोर्थ स्पिनर के तौर पर है, उनको यूटिलाइज करना काम है। देखिए, कभी तो आप साइम अयूब को पावर प्ले में इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी आप 18वें ओवर में जाकर उनको लेकर आते हैं। कभी फ़हीम अशरफ से आप अटैक करवा रहे होते हैं और कभी फ़हीम अशरफ एक भी ओवर नहीं कर रहा होता। तो मैं समझता हूं कि अवेलेबल रिसोर्सेज यही हैं। असल कमाल यह है कि आप इन रिसोर्सेज को कितना अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से हैंडल किया तो मैं समझता हूं कि यूएसए को आप इजीली डिफीट देंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं श्रीलंका की जो प्लेइंग कंडीशन है, अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पर कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं होते। असल चीज़ क्या है कि आप स्पिन को कितना अच्छा हैंडल करते हैं। और मुझे लगता है कि पहले टाइम यानी कि डे नाइट मैच में, जैसे कि कल डे नाइट मैच है, स्पिन को खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है, नाइट में कदरे इजी हो जाता है। अगर आप आयरलैंड और श्रीलंका का मैच देखें तो वहाँ पर आयरलैंड अपनी गलतियों की वजह से हारा है, और ख़ास तौर पर जो पहले खेलते हुए उन्होंने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं उसकी वजह से इतना रन बना है। वरना पहले बैटिंग करना श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिस तरीके से उनके बैटर स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो पाकिस्तान को चेज पर जाना चाहिए और यूएसए को बैटिंग देनी चाहिए। मुझे इससे एक तो यह है कि पाकिस्तान उनको कम रन्स पर जब रिस्ट्रिक्ट कर पाएगा तो फिर पाकिस्तान के सामने एक टारगेट होगा जिसको पाकिस्तान चेज कर पाएगा। बस गलती सिर्फ एक है कि पाकिस्तान जब चेज में जाता है तो उसके जो मिडिल ऑर्डर के लड़के हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन आपको इस प्रेशर को अवॉइड करना है और इसको हैंडल करना है। देखिए, जब तक आप प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगे, आप प्रेशर के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे, तो एक बात जेन में रखिएगा कि आप अगर ग्रुप स्टेज से ऊपर चले भी जाते हैं तो टॉप 4 से आप सेमीफाइनल में नहीं जा पाएंगे। सेमीफाइनल में जाने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए, टॉप की टीम्स में आने के लिए आपको प्रेशर सिचुएशन में आकर बेहतर परफॉर्म करना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ खासतौर पे एक एग्जाम्पल सेट करके दी फ़हीम अशरफ ने कि अगर प्रेशर हो तब भी अगर आपने शॉट्स खेलनी है या आपने मैच जिताना हो तो किस तरीके से खेला जाता है। इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो जो एसोसिएटेड मेंबर टीम्स हैं वो बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखा रही हैं। कल इंग्लैंड ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में था कि जहां पर वो मैच में उसको डिफीट दे दी थी नेपाल ने। बस लास्ट मोमेंट में मैं समझता हूं सैम करन ने, जिसे कहते हैं ना प्रेशर हैंडलिंग, ज़बरदस्त प्रेशर हैंडल किया और जो मैच है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल उनसे एक किस्म के उनके मुंह से खींच कर निकाल लिया वो सैम करन ने अपनी एक्सीलेंट बॉलिंग की वजह से। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास जो लड़के अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई अच्छे प्लेयर नहीं है या इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ये अच्छे भी हैं, इनके अंदर पोटेंशियल भी है। असल प्रॉब्लम क्या है, ये अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खेलते नहीं है। अगर ये अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग खेलें, प्रेशर ना लें बल्कि सामने वाले के लिए प्रेशर क्रिएट करें, तो मुझे लगता है पाकिस्तान जो है ये मैच निकालने में कामयाब हो जाएगा और आसानी से निकालने में कामयाब हो जाएगा। असल चीज़ क्या है कि अब यूएसए को पहले अगर टॉस जीते हैं खिलाएं और उनके बैटर्स के अगेंस्ट जो स्पिनर हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करें। देखिए, आपके पास साइम अयूब जो है वो एक ऐसा बॉलर है, मैं समझता हूं अगर वो रन्स दे भी दें लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। इसी तरीके से शहीन शाह अफरीदी में भी विकेट टेकिंग एबिलिटी है। नो डाउट के पहले मैच में ऑफ कलर नजर आए, लेकिन सेकंड मैच में ही उनकी जगह तब्दील करके नसीम शाह को खिलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है,
पाकिस्तान को अपनी सेम प्लेइंग 11 से जाना चाहिए जो पाकिस्तान ने पिछले मैच में उतारी थी, क्योंकि किसी किस्म का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं लड़कों को बैक करें, यही लड़के डिलीवर करके देंगे। शहनशाह अफरीदी ने लास्ट ऑस्ट्रेलिया के मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, पिछले मैच में कुछ ऑफ कलर दिखाई दिए, तो मुझे लगता है कि वो यूएसए के मैच में फिर एक दफ़ा बेहतर गेंद करते हुए दिखाई देंगे। और जहां तक बात है बाबर आजम की, तो बाबर आजम का जो रोल डिफाइन किया गया है, एक्चुअली अगर वो उसके अकॉर्डिंग खेलते रहेंगे तो वो टीम को फायदा पहुंचाएंगे। जैसे ही वो उस रोल से हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम वहीं क्रिएट होती है। असल चीज जो उनका रोल है वो ये है कि स्ट्राइक रोटेट करना और जो दूसरे एंड के बैटर्स हैं उन्हें मौका देना कि वो शॉट्स खेलें। और अगर ऐसा वो करते रहेंगे कंसिस्टेंटली तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान रन्स भी अच्छा बनाएगा और सामने वाली टीम पर प्रेशर भी बना रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जब वो खुद लूज शॉट खेलते हैं, जैसा कि पिछले मैच में उन्होंने जब फोर्थ विकेट डाउन हुई और जिस तरीके से उन्होंने लूज शॉट खेली, वो वहां पर वो शॉट सिलेक्शन बनती नहीं थी। तो ये वो एरियाज हैं, पाकिस्तान को इन पर काम करने की जरूरत है। टॉप ऑर्डर पे अगर आप देखें, आपके तीनों प्लेयर फॉर्म में है, सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब। असल चीज क्या है कि इन तीनों में से कोई से दो प्लेयर्स को लंबा खेलना है, यानी कि 50 स्कोर करनी है, ताकि आप यूएसए को अंडर प्रेशर लेकर आए। जब भी आप छोटी टीमों को एक दफा अंडर प्रेशर ले आते हैं तो फिर वो पैनिक हो जाती हैं, उसमें वो गलतियां भी करती हैं, वो कैच भी छोड़ेंगी, वो गलत बॉल भी करेंगी और उसी से आप मैच निकाल पाएंगे। लेकिन एक दफा अगर आप उनके अंडर प्रेशर आ गए, तो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब हम अंडर प्रेशर आते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा खातिर खा प्लेयर नहीं है जो हमको उस प्रेशर से निकाल सके। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर आप गलतियां ज़्यादा करते हैं और फिर आप मजीद फंसते चले जाते हैं और फिर बड़ा मुश्किल होता है उस सिचुएशन से बाहर निकलना। वो तो अल्लाह भला करे फ़हीम अशरफ का कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के आपको पिछले मैच में बचा लिया, लेकिन डेफिनेटली हर मैच में आपको इस तरह कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। आप सबको एक टीम, एक यूनिट की तरह खेलना होगा, परफॉर्म करना होगा, तभी आप ये मैच जीत सकेंगे। और कल का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान का 90% चांस है कि पाकिस्तान जो है अगले ग्रुप, जो अगला राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और अभी जो है चांसेस ये हैं कि हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसके ऊपर डिस्कशन जारी है और वो हो ही जाए, तो देखते हैं कि क्या होगा। प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है। टॉस पाकिस्तान जीता तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली पाकिस्तान बॉल फर्स्ट करेगा। अब देखना यह है कि कल क्या होता है, वो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान वो गलतियां नहीं दोहराएगा जो नेदरलैंड के मैच में दोहराई और एक कंप्रीहेंसिव विक्ट्री हासिल करेगा। आप भी मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, प्लेइंग 11 में चेंज बनता है या नहीं बनता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।